नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक कृतिका भाग 2 की रचना मैं क्यों लिखता हूँ, जो कि एक निबंध है, पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक अज्ञेय जी हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लेखक परिचय में अज्ञेय जी का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। वह समझेंगे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया, जो कि कुशीनगर इलाके में है, हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई तथा बीएससी लाहौर से इन्होंने उत्तीर्ण की। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी साहित्य, पत्रकारिता तथा कविताओं पर अज्ञेय जी का आधिपत्य था। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी का प्रयोग किया। बच्चों, अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अज्ञेय जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं। अज्ञेय जी ने सन 1943 में तार सप्तक कविता संग्रह का प्रकाशन किया। इनकी रचनाओं में प्रमुख हैं, जिनमें भग्नदूत, चिंता, अरि ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष रोंदे हुए से, आंगन के पार द्वार, जो कि काव्य संग्रह हैं इनके, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये उनके उपन्यास हैं। विपथगा, शरणार्थी, जयदोल, परंपरा, कोठरी की बात, ये उनके कहानी संग्रह हैं। त्रिशंकु, आत्मनेपद, सबरंग, ये उनके निबंध हैं। अरे यायावर रहेगा याद, ये उनके यात्रा वृत्तांत हैं। बच्चों, हम अज्ञेय जी की भाषागत विशेषताओं से भी परिचित हो लें। अज्ञेय जी ने वैयक्तिक भाषा का अधिक इस्तेमाल किया है। उनकी कविताएं गद्यमयी, मुक्तक छंद की हैं। इनकी भाषा शैली संस्कृतनिष्ठ, तत्सम प्रधान है। उन्होंने अपनी रचनाओं में आत्मपरक, विश्लेषणात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, तुलनात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान सन 1964 को उनकी रचना आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और सन 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। बच्चों, पाठ की हम रूपरेखा देखेंगे। पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूं। प्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञेय ने इस निबंध में यह स्पष्ट किया है कि रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। अज्ञेय का यह मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है, तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है, तभी वह कलात्मक अनुभूति में बदलता है, रूपांतरित होता है। अब हम पाठ का सारांश देखेंगे। पाठ का नाम जैसा कि आपको विदित है, मैं क्यों लिखता हूं। सबसे पहले हम जिस बिंदु को इसमें पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हम विस्तार करेंगे, वह है लिखने का प्रश्न अत्यंत कठिन। मैं क्यों लिखता हूं निबंध में लेखक के अनुसार यह प्रश्न बड़ा सरल प्रतीत होता है, पर यह बड़ा कठिन भी है। इसका सच्चा तथा वास्तविक उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में
बांध देना आसान नहीं है। अगला बिंदु है लिखने का असली कारण। बच्चों, लेखक को मैं क्यों लिखता हूं प्रश्न का एक उत्तर तो यह लगता है कि वह स्वयं जानना चाहता है कि वह किस लिए लिखता है। उसे बिना लिखे हुए इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। लिखकर ही वह उस आंतरिक प्रेरणा को, विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा। उसे लगता है कि वह उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ अर्थात अलग होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता है। अगले बिंदु में हम पढ़ेंगे सभी लेखक कृतिकार नहीं। लेखक को ऐसा लगता है कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, अर्थात रचनाकार नहीं होते। उनके सभी लेखन कृति भी नहीं होते। वह तथ्य भी सही है, यह तथ्य भी सही है कि कुछ लेखक ख्याति मिल जाने के बाद बाहरी विवशता से भी लिखते हैं। बाहरी विवशता संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा, आर्थिक आवश्यकता आदि के रूप में हो सकती है। अगले बिंदु में हम पढ़ेंगे लेखक का स्वभाव और अनुशासन। लेखन में कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का बहुत महत्व होता है। कुछ लेखक इतने आलसी होते हैं कि बिना बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी कोई बिछोने अर्थात बिस्तर पर तब तक पड़ा रहता है जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। मतलब उठने के लिए किसी ना किसी तकाजे का वह इंतजार करता रहता है। अगले बिंदु में पढ़ने जा रहे हैं लेखक की भीतरी विवशता। तो बच्चों, लेखक की भीतरी विवशता का वर्णन करना बड़ा कठिन है। लेखक विज्ञान का विद्यार्थी रहा है और उसकी नियमित शिक्षा भी विज्ञान विषय में ही हुई है। अणु का सैद्धांतिक ज्ञान लेखक को पहले से ही था, परंतु जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब लेखक ने उससे संबंधित खबरें पढ़ी, साथ ही उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण भी पढ़ा। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। लेखक ने इसके बारे में लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। अगले बिंदु में हिरोशिमा के प्रभावितों से साक्षात्कार। बच्चों, एक बार लेखक को जापान जाने का अवसर मिला। वहां जाकर उसने हिरोशिमा और उस अस्पताल को भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। उसे लगा कि कृतिकार के लिए अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। यही कारण है कि हिरोशिमा में सब देखकर भी उसने तत्काल कुछ नहीं लिखा। फिर एक दिन उसने वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। उसकी समझ में आया कि विस्फोट के समय कोई व्यक्ति वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होगी और उन किरणों ने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इसी कारण पत्थर का वह छाया वाला अंश झुलसने से बच गया होगा। यह देखकर उसे लगा कि समूची ट्रेजेडी अर्थात दुखद घटना जैसे पत्थर पर लिखी गई है। अगले बिंदु में लेखक का आश्चर्य। इस बिंदु का हम विस्तार करेंगे। उस छाया को देखकर
जो कि पत्थर पर लेखक ने देखी थी, लेखक को जैसे एक थप्पड़ सा लगा। उसी क्षण अणु विस्फोट जैसे उसकी अनुभूति में आ गया और वह स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता अर्थात भोगने वाला बन गया। अचानक एक दिन उसने भारत आकर हिरोशिमा पर एक कविता लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे लेखक को मतलब नहीं है। उसके लिए तो वह अनुभूति जन्य सत्य है जिससे वह यह जान गया कि कोई रचनाकार रचना क्यों करता है, अर्थात वह क्यों लिखता है। तो बच्चों, यह निबंध जो कि जिसका सार हमने पढ़ा, मैं क्यों लिखता हूँ, यह आपको समझ आया होगा। अब हम इसी निबंध के कुछ कठिन शब्दों पर प्रकाश डालेंगे, उनके अर्थ समझेंगे। आइए, शब्द इस प्रकार से हैं। अभ्यंतर का मतलब भीतर या अंदरूनी। विवशता का मतलब मजबूरी या लाचारी। अवाक का मतलब मौन या चुप्पी भी जिसको हम कहते हैं। भोक्ता का मतलब यहाँ लिया गया है भोगने वाला। रुद्ध अर्थात फंसना। उन्मेष का मतलब प्रकाश और दीप्ति। निमित्त का मतलब कारण। प्रसूत का मतलब उत्पन्न। विवशता का मतलब यहाँ मजबूरी से लिया गया है। तटस्थ किसी भी प्रभाव से दूर। कृतिकार का मतलब रचनाकार। तकाजा का मतलब कोई काम करने के लिए बार बार कहना, हम जैसे कि बोलते हैं ना तकाजा लगाना। आत्मानुशासन का मतलब स्वयं पर अनुशासन। बखानना का मतलब बढ़ चढ़कर बताना। कदाचित का मतलब शायद। परवर्ती का मतलब यहाँ बाद में से लिया गया है। अपव्यय का मतलब फालतू खर्च। ज्वलंत का मतलब जलता हुआ और आकुलता का मतलब यहाँ लिया गया है व्याकुलता से। तो ये शब्दार्थ थे जो इस पाठ के कुछ कठिन शब्द थे, उनको हमने यहाँ पे लिखा है, उनको उनके अर्थ समझे हैं। इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। इसी क्रम में हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि मैं क्यों लिखता हूं निबंध से हमने लिखे हैं, वह इस प्रकार से हैं जो आपको पटल पर दिखाई दे रहे होंगे। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम सही विकल्प वाले प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, लेखक अपनी आंतरिक विवशता को किस प्रकार समझ पाते हैं। तो बच्चों, इनके 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे। पहला विकल्प पढ़कर, दूसरा विकल्प गाकर, तीसरा विकल्प लिखकर और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, लेखक अपनी आंतरिक विवशता को लिखकर समझ पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं। तो इसके भी 4 विकल्प आपके पटल पर प्रस्तुत हैं। पहला है गणित, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है हिंदी और चौथा है संस्कृत। तो यदि आपने पाठ का सारांश या पाठ को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आप इसका उत्तर सहजता से जल्दी से दे देंगे। तो इसका उत्तर है विज्ञान। लेखक विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। तीसरा प्रश्न, लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला। तो इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है जापान। तो जैसे पाठ में बताया गया था, लेखक को जापान जाने का अवसर मिला, यही उसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में, हिरोशिमा में पत्थर पर छपी मानव माया को लिखा। तो इसके भी 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला है कहानी, दूसरा है कविता, तीसरा है लेख और चौथा है नाटक। तो इसका सही उत्तर है कविता। हिरोशिमा की घटना किसका भयानकतम दुरुपयोग है। तो इसके भी 4 विकल्प हैं, गणित का, हथियारों का, विज्ञान का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है।
बच्चों, ये जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा है, ये आप ये तो प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ही, साथ में जब पाठ आप पढ़ेंगे तो वो भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर से भी, इनके अतिरिक्त भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बनाकर पूछे जा सकते हैं। अगला है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। तो पहला जो रिक्त स्थान है वो इस प्रकार से है, लेखन पर कृतिकार के स्वभाव और रिक्त स्थान का महत्व बहुत होता है। तो दो शब्द आपके समक्ष हैं, आत्मानुशासन और साहित्य। तो आपको इसका उपयुक्त उत्तर चुनकर यहाँ लिखना है। तो इसका सही उत्तर है आत्मानुशासन। दूसरा है रिक्त स्थान, विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति रिक्त स्थान का विद्रोह स्वाभाविक था। तो इसके भी दो विकल्प हैं, मानव और बुद्धि। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। तो सही उत्तर में आएगा बुद्धि। तीसरे प्रश्न, जापान के हिरोशिमा में रिक्त स्थान बम गिरा। तो कौन सा बम गिरा था, परमाणु बम या अणु बम? तो यहाँ पे आएगा अणु बम। जापान के हिरोशिमा में अणु बम गिरा। अनुभूति, संवेदना और रिक्त स्थान के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। इसके भी दो विकल्प हैं, यथार्थ और कल्पना। तो इसके अंदर इसका जो उपयुक्त उत्तर आएगा वह है कल्पना। अनुभूति, संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। अगला प्रश्न, सैनिक रिक्त स्थान में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे। तो दो नदियों के नाम इसमें दिए गए हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसके सही उत्तर में हम लिखेंगे, सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे। अब कुछ सत्य असत्यवत कथन वाले प्रश्नों का भी अभ्यास कर लें। तो पहला कथन जो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है वह इस प्रकार से है, कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है, लेखक बाह्य विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता है। तो यह एक असत्य कथन है। तीसरा है, कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से भेद नहीं बनाता है। तो यह भी बिल्कुल असत्य कथन है। चौथा, हिरोशिमा की संपूर्ण ट्रेजेडी दीवारों पर लिखी गई थी। यह भी असत्य कथन है। हिरोशिमा पर कविता लेखक ने जापान में रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। तो यह भी एक असत्य कथन है। आइए कुछ एक शब्द और एक वाक्य वाले हम प्रश्नों के उत्तर का भी अभ्यास करेंगे, जैसा कि आपको पटल पर दिखाया गया है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, ख्याति प्राप्त लेखक की लिखने की विवशता किसके आग्रह पर होती है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जाएगा, ख्याति प्राप्त लेखक की लिखने की विवशता संपादक के आग्रह पर होती है। दूसरा प्रश्न, भारत की पूर्वी सीमा में स्थित नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा, भारत की पूर्वी सीमा में स्थित नदी ब्रह्मपुत्र है। तीसरा प्रश्न, लेखक समाचार में अणु बम और उसके किस प्रभाव का विवरण पढ़ता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, लेखक समाचार में अणु बम और उसके परवर्ती प्रभाव का विवरण पढ़ता था। परवर्ती प्रभाव मतलब अणु बम के गिरने के बाद जो प्रभाव पड़ते हैं उनका विवरण वह पढ़ता था। चौथा प्रश्न जो कि आपको पटल पर दिखाई दे रहा होगा, किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, रेडियम पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, अणु विस्फोट की घटना लेखक की अनुभूति में प्रत्यक्ष आने पर वह क्या बन गया? तो इसका उत्तर है,
अणु विस्फोट की घटना लेखक की अनुभूति में प्रत्यक्ष आने पर वह भोक्ता अर्थात भोगने वाला बन गया। आइए अब हम कुछ प्रश्नोत्तर जो कि पुस्तक से लिए गए हैं उनका भी अभ्यास कर लेते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है बच्चों, किसी भी लेखक को लिखने के लिए आर्थिक विवशता, आंतरिक विवशता, प्रसिद्धि पाने की इच्छा और संपादक व प्रकाशक का आग्रह प्रेरित करता है। दूसरा प्रश्न, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक विवशता रचना करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उसे संपादकों के दबाव व आग्रह के कारण रचना लिखने का प्रयास करना पड़ता है, परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण है। अगला प्रश्न जो आपको पटल पर दिखाई दे रहा होगा वह इस प्रकार से है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, कोई आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव ये दोनों एक ही चीज होते हैं, उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु इनके साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं ये भी हम लिखेंगे, ये इस प्रकार से हैं। पहला है आर्थिक लाभ की आकांक्षा, मतलब उसे अर्थ अर्थात पैसा पाने की इच्छा होती है। दूसरा है सामाजिक परिस्थितियां, तीसरा है संपादकों का आग्रह, चौथा है विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। पांचवा प्रश्न जो आपके पटल पर प्रस्तुत है वह इस प्रकार से है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, कैसे। तो इसका उत्तर है बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं, उदाहरणतः अधिकतर अभिनेता, गायक, नर्तक, कलाकार अपने दर्शकों, आयोजकों, श्रोताओं की मांग पर कला प्रदर्शन करते हैं। अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक अभिनय करने का आग्रह ना करें तो शायद अब वे आराम करना चाहें। इसी प्रकार लगातार लता मंगेशकर भी 50 साल से गाते गाते थक चुकी होगी, अब फिल्म निर्माता, संगीतकार और प्रशिक्षक ही उन्हें गाने के लिए बाध्य करते होंगे। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं। तो इसका उत्तर है, हिरोशिमा पर लिखी कविता हृदय की अनुभूति प्रस्फुटित होती हुई भावों और शब्दों में जीवंत हो उठी है। कवि ने हिरोशिमा के भयंकर रूप को देखा था, आहत लोगों को देखा था, उसे देखकर लेखक के मन में उसके प्रति सहानुभूति तो उत्पन्न हुई होगी, किंतु उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बनी। जब पत्थर पर मनुष्य की काली छाया को देखा तो उन्हें अपने हृदय से अणुबम के विस्फोट का प्रतिरूप त्रासदी बनकर मन में समाने लगा। वही त्रासदी जीवंत होकर कविता में परिवर्तित हो गई। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता अंतः दबाव का परिणाम थी और बाह्य दबाव मात्र इतना हो सकता है कि जापान से लौटने पर लेखक ने अभी तक कुछ नहीं लिखा, यह वह इससे प्रभावित हुआ होगा और कविता लिखती होगी। अब कुछ और प्रश्न अभ्यास है, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न है, कुछ लेखकों की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर हम लिखेंगे, कुछ लेखकों की प्रवृत्ति उन व्यक्तियों की तरह होती है जो सवेरा होने पर जग तो जाते हैं परंतु जब तक पड़े रहते हैं तब तक अलार्म ना बज जाए। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी लेखक होते हैं जब तक उनसे कहा ना जाए वे लिखते नहीं हैं। वे अपने भीतर की विवशता को तब तक प्रकट नहीं करते तब तक कोई बाह्य दबाव ना पड़े। एक और विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए
कि भीतरी विवशता क्या होती है। लेखक ने इसे स्पष्ट करने के लिए किसकी चर्चा की है? तो इसका उत्तर होगा किसी भी दृश्य या घटना को देखकर या सुनकर मन के भीतर जो छटपटाहट होती है वही भीतरी विवशता है। जब तक कवि या लेखक उसे शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं करता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। लेखक ने उसे स्पष्ट करने के लिए हिरोशिमा पर लिखी कविता की चर्चा की है। अगला प्रश्न, अणु बम के विस्फोट के प्रभाव को देखकर भी लेखक ने तत्काल कुछ नहीं लिखा, क्यों? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, लेखक ने हिरोशिमा में हुए अणु बम के विस्फोट के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा, फिर भी कुछ नहीं लिखा। इसका कारण यह था कि लेखक की अनुभूति में कसर थी। अनुभूति पक्ष में के अभाव में लिखने से उतनी सार्थकता नहीं होती जितनी अनुभूति के होने पर होती है। अगला प्रश्न, हिरोशिमा जाने पर लेखक को क्या प्रत्यक्ष अनुभव हुआ? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों हम, लेखक अब तक तो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर हिरोशिमा में हुए अणु बम का अनुमान लगा रहा था। अखबारों में भी उसने उसके प्रभाव को पढ़ रहा था, किंतु जब हिरोशिमा गया तब उसने विश्व युद्ध के समय अणु बम द्वारा मचाई गई तबाही का दृश्य देखा। उसने अस्पताल में पड़े उन आहत लोगों को देखा जो रेडियम से आहत कष्ट भोग रहे थे। इस तरह लेखक को हिरोशिमा पर हुए अणु बम के प्रभाव का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अगला प्रश्न, लेखक को अणु बम के विस्फोट से जीव नाश का अनुभव पहले भी हुआ था, कैसे? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना होगा बच्चों, आइए समझते हैं। एक बार लेखक ने युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि आवश्यकता उन्हें थोड़ी सी मछली की होती थी। जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा लेखक के भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव लेखक कर सका था। बच्चों, कुछ हमने महत्वपूर्ण बिंदु जो कि इस पाठ से निकाले हैं, वह पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ, जो कि एक निबंध है। वह उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वह हमने पंक्तिबद्ध किए हैं। आइए उन पे भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। लेखक कौन थे इसके? अज्ञेय। लेखक का जन्म 1911 को कसिया कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश, निधन इनका 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। अज्ञेय जी का वास्तविक नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। लेखक की प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर और बीएससी की लाहौर से। लेखक किस संकाय के विद्यार्थी थे? तो वो विज्ञान संकाय के विद्यार्थी थे। जापान आजादी के बाद की हिंदी कविता पर व्यापक प्रभाव पड़ा, तो अज्ञेय जी का प्रभाव पड़ा था। अज्ञेय जी पर इसका प्रभाव पड़ा था। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण किसको जेल जाना पड़ा था? तो अज्ञेय जी को जाना पड़ा था। मैं क्यों लिखता हूँ क्या है? यह एक निबंध विधा है। और किसकी छाप लेखक की संपूर्ण लेखन में मिलती है? तो बौद्धिकता की छाप लेखक के संपूर्ण लेखन में मिलती है। तो बच्चों, आज की प्रस्तुति में जो आपको प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और महत्वपूर्ण तथ्य समझाए गए हैं, उन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हुए उनको याद करेंगे। धन्यवाद।